दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा कंपटीशन पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आरबीसी को पढ़ेंगे। आरबीसी को पूरा क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स बोलिए या रेड ब्लड सेल बोलिए, एक ही चीज है ना। मतलब एक प्रकार का ये आरबीसी क्या है? कोशिका है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में बोलेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाएं बोलिए या लाल रुधिर कोशिका बोलिए, एक ही चीज है। सेल यानी कोशिका, तो लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कणिकाएं एक ही चीज है, या लाल रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल। ठीक है, यही को हम लोग देखने वाले हैं। अब ये जो आरबीसी है इसका एक टेक्निकल नाम भी है। पहला नाम तो आप लोग देख लीजिए कि आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल कहते हैं, और इसका एक टेक्निकल नाम है जो बहुत पूछता है एग्जाम में। इसका क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इसको याद कर लेना है ना, इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। बोलिए सबको, क्या है? इरिथ्रोसाइट। हाँ, ये दूसरा नाम भी बोल सकते हैं या तो टेक्निकल नाम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आरबीसी की अगर आकृति पूछेगा कि आकृति कैसी है, आकृति देखने में कैसा दिखाई देता है, आकृति इसकी कैसी है, तो आरबीसी की आकृति की बात करें तो डंबलाकार है। डंबलाकार, या तो इसको बोलते हैं द्विअतलाकार। द्विअतलाकार, वाई कॉनकेव ना, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वाई कॉनकेव। अवतल, डबल अवतल, द्विअतलाकार, या तो इसको बोलेंगे डंबल। जिम करने वाला डंबल देखे हैं? चक्का जैसा होता है और एगो चक्का इधर, बीच में से एक चक्का इधर है, बीच में डंबल उठाते हैं, तो ये जो गोला गोला लगा होता है चक्का जैसा ना, तो वही उसी के आकार का होता है कौन? आरबीसी। ये सब छोड़िए ना, पेड़ा देखे आप लोग? पेड़ा व्हाइट कलर वाला क्या होता है? गोला गोला रहता है, बीचों में दबाया हुआ रहता है, बस वही आरबीसी है। लेकिन यहाँ पर ये रेड कलर का होता है। वहाँ पेड़ा कैसा? व्हाइट ना। हाँ, तो ये कैसा होता है? रेड कलर का। तो आकृति इस कैसा? डंबलाकार। तो आकृति समझ गए। रंग कैसा होता है? लाल। रंग इसका कैसा होता है? लाल। रंग होता है लाल। और लाल रंग किसके कारण? तो लाल रंग हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में बताए थे कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है, जिसको एफी कह रहे थे। तो ये किसमें पाया जा रहा था? हीमोग्लोबिन में। तो हालांकि आयरन के चलते ही क्या होता है? ब्लड लाल होता है। मतलब आरबीसी यानी लोहा में, लोहा पाया जा रहा था किस में? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है आरबीसी में, और आरबीसी पाया जा रहा है ब्लड में। तो ब्लड का लाल रंग किसके कारण? हाँ, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्लड का लाल रंग आरबीसी के कारण, और आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन का लाल रंग आयरन। क्योंकि आयरन पाया जा रहा है, मेन तो आयरन ही है जो लाल कर रहा है, आयरन ऑक्साइड ही लाल करता है। आयरन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। और आरबीसी किस में पाया जाता है? किस में? ब्लड में। हाँ, देखिए, अब अगर यही आयरन की कमी हो जाएगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं। ब्लड, ब्लड में कौन पाया जा रहा है? आरबीसी पाया जा रहा है ना। और आरबीसी में कौन पाया जा रहा है? हाँ, इसको एच भी लिख दे खाली, हीमोग्लोबिन है ना। तो ये हो गया ब्लड, ब्लड में आरबीसी, आरबीसी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में लोहा, आयरन। अब देखिए, अगर आयरन की कमी होगा, लोहा की अगर कमी हो जाएगा शरीर में, तो क्या आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगा? होगा ना। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो क्या आरबीसी की कमी नहीं होगा? और आरबीसी की कमी हो जाएगा तो क्या ब्लड की कमी नहीं होगा? तो ब्लड की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? एनीमिया रोग है। एनीमिया।
और एनीमिया रोग को हम क्या और नाम से जानते हैं? खून की कमी, खून की कमी, या इसी को बोलते हैं अरक्ता। अरक्ता, अरक्ता क्यों? रक्त मतलब खून होता है ना, अरक्ता मतलब खून की कमी, एक ही चीज वह कह रहा है। तो एनीमिया खून के कमी को कहते हैं, शरीर में खून की कमी हो जा रहा है। तो शरीर में खून की कमी किसके चलते? मेन यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ब्लड की कमी, तो ऑप्शन में अगर इधर नहीं है तो आरबीसी देगा, आरबीसी के चलते। तो ब्लड की कमी किसके चलते? आरबीसी के चलते। और ब्लड की कमी किसके चलते? हीमोग्लोबिन के चलते। ब्लड की कमी किसके चलते? आयरन की कमी, मेन होता है आयरन। आयरन की कमी के चलते हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कमी के चलते आरबीसी कमी हो जाएगा, और आरबीसी कमी होने के कारण ब्लड की कमी हो जाएगा। तो एनीमिया रोग यानी खून की कमी आयरन के चलते होता है। आयरन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जब खून की कमी होता है तो आयरन की गोली दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है? तो बात समझ गए होंगे। तो ई तो कम न हो गया, कहीं बढ़ गया तब का होगा। ई क्या हुआ? ई कमी हुआ, खून की कमी हो गया। इस किसके कमी के चलते हुआ? आयरन की कमी। तो आयरन की कमी हो तो अपने आप यही कम हो गया होगा, ये भी कम, ये भी कम, वही एनीमिया रोग हो गया। लेकिन कभी वृद्धि हो गया तब क्या होगा? अगर यही लोहा वृद्धि हो गया, और अगर वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी भी बढ़ जाएगा, और आरबीसी बढ़ेगा तो ब्लड भी बढ़ जाएगा। तो बताइए, अगर आरबीसी में वृद्धि आ गया, आरबीसी में कमी आया था तो कौन सा रोग? एनीमिया रोग। और अगर वृद्धि आरबीसी बढ़ गया तो कौन सा रोग होगा? तब यहाँ पर आता है पॉलीसाइथेनिया रोग। कौन सा रोग होता है यहाँ से? पॉलीसाइथेनिया रोग। पॉलीसाइथेनिया, इस रोग में पता आप लोग के क्या होता है? नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। देखिए, एकरा में खून के पूरा रेड रेड थक्का जमने लगता है, अधिक खून बढ़ जाता है। तो इसमें रेड रेड का हो जाएगा, थक्का शरीर में कहीं भी जमने लगता है। आप लोग देखे भी होंगे किसी किसी को। तो इसमें क्या, कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथेनिया रोग। इसमें आरबीसी बढ़ जाता है तो ब्लड बढ़ जाएगा, तो पूरा थक्का थक्का पूरा जमने लगता है। और यहाँ पर देखिए, अगर कमी हो जाएगा तो एनीमिया रोग। तो दो याद रखना है, आरबीसी के वृद्धि के कारण पॉलीसाइथेनिया, और आरबीसी के कमी के कारण एनीमिया। बात समझ में आ गया आरबीसी में? चलिए, अब इसका हम लोग देखने वाले हैं जीवन काल। पहले तो इसकी उत्पत्ति देख लेंगे, तब ना जीवन काल देखेंगे। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है, मतलब जन्म कहाँ से लेता है आरबीसी, कहाँ से जन्म लेता है? चलिए, इसकी उत्पत्ति देखने वाले हैं, आरबीसी का उत्पत्ति कहाँ से जन्म लेता है ना। तो देखिएगा, एडल्ट की बात करें, वयस्क की, कि वयस्क में कहाँ से जन्म होता है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे भ्रूण की, कि भ्रूण में कहाँ से निर्माण होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का निर्माण वयस्क में कहाँ से होता है? तो रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, इसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। इसको क्या बोलेंगे? लाल अस्थि मज्जा। अभी दिखाएंगे इसको फिगर बना करके, कहाँ होता है लाल अस्थि मज्जा ना, हड्डी के बीच में। तो लाल अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। आरबीसी का उत्पत्ति, आरबीसी का निर्माण यानी आरबीसी का उत्पत्ति कहाँ से होता है? वयस्क में लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो। और भ्रूण में कहाँ से होता है? तो भ्रूण में यानी भ्रूण या शिशु, तो भ्रूण या शिशु में कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है, यकृत से होता है। यकृत कहाँ से होता है? यकृत से होता है। भ्रूण में यकृत से, इधर वयस्क में रेड बोन मैरो। चलिए बताइए, रेड आरबीसी का पूरा नाम क्या है? या रेड ब्लड सेल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, लाल रुधिर कणिकाएं या हाँ। इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसकी आकृति कैसी? डमलाकार, या तो द्विअवतलाकार, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं कि पेड़ा जैसा रहता है, जस्ट पेड़ जैसा रहता है, ठीक है। अगर रंग की बात करें तो रंग कैसा? लाल। किसके कारण? हाँ, हीमोग्लोबिन में क्या होता है जो लाल करता है? आयरन होता है, ठीक है। अगर आयरन की कमी हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, तो आयरन की कमी होगा तो क्या कमी हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कमी से किसका कमी? आरबीसी का। और आरबीसी की कमी से किसका कमी? और ब्लड के कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया।
या खून कमी या अरक्तता कहते हैं। तो यही है खून की कमी। आरबीसी की अगर कमी हो जाएगा तो एनीमिया रोग, और आरबीसी की वृद्धि होगा तो पॉलीसाइथेनिया रोग। आरबीसी की उत्पत्ति अडल्ट में कहाँ पर? रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा। और भ्रूण में कहाँ पर? लीवर में। अगर भ्रूण चाहे वयस्क नहीं दिया है, डायरेक्ट पूछ दिया कि आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ, तो रेड बोन मैरो। अधिकतर रेडो नहीं देगा, खाली बोन मैरो देगा, अस्थि मज्जा ही दे देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बोन मैरो देखने वाले हैं कि होता कैसा है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग बात करने वाले हैं बोन मैरो का। तो यही देखिए, यही हड्डी है, हड्डी के अंदर खोखला भाग होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको उजाड़ करके देख रहे हैं, तो बीच में जो ऐसे लंबा होता है सीधे सीधे येलो कलर का ये होता है। तो इसमें जो बीच में होता है ना खोखला वाला भाग, तो इसी में होता है येलो बोन मैरो। ये वाला है येलो बोन मैरो। देखिए ये क्या है? येलो बोन मैरो। इससे किसका निर्माण होता है? तो इससे निर्माण होता है WBC का, व्हाइट ब्लड कार्पल्स का। इसको आगे भी देखेंगे। और यहाँ पर जो कॉर्नर वाला भाग है, इस कॉर्नर वाला भाग पर होता है रेड बोन मैरो, जो खुरदरा टाइप का होता है। और यही रेड बोन मैरो से यानी लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण किससे? रेड बोन मैरो से। और येलो बोन मैरो से किसका निर्माण होता है? WBC का। और इसी में खुदरा खुदरा कहीं कहीं पे एक कोशिका पाया जाता है, इसमें भी और इसमें भी। उस कोशिका को बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। और इस मेगाकैरियोसाइट कोशिका से किसका निर्माण होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, तो यहाँ पर हम लोग तीन को पढ़ेंगे ना, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। तो तीनों का एक ही जगह समझ ले रहे हैं। कॉर्नर वाला भाग से आरबीसी, रेड बोन मैरो से किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। और बीच वाला भाग में येलो बोन मैरो होता है, इससे किसका निर्माण होता है? WBC का। और यहीं पर जो यहाँ पर डॉट और रेड देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं कहीं कहीं पे, तो ये जो कोशिका है, इस कोशिका से निर्माण किसका होता है? प्लेटलेट्स का। कोशिका का नाम क्या है? मेगाकैरियोसाइट। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे। देखने वाले हम लोग अब आरबीसी का जीवन काल, कि कितना दिन तक ही जीता है, जीवन काल। उत्पत्ति कहाँ से हुआ था बताइए? रेड बोन मैरो से। अब जीवन काल अभी कितना समय तक जीवित रहेगा, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। 20 से लेके 120 दिन के बीच तक ही जिएगा, और कभी भी मर सकता है। मतलब 20 से आगे कभी भी मर सकता है, और 120 से पीछे कभी भी मर सकता है। 20 से 120 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। ठीक है, इसका जीवन काल हो गया। अब देखिए कुछ कुछ यहाँ पर क्वालिटी है इसके आरबीसी के बारे में समझ लेना है। आरबीसी एक प्रकार का कोशिका है, तो आप लोग को पता ही है। और कोशिका के अंदर में क्या होता है? तो कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे कोशिका का अंग होते हैं जो काम करते रहते हैं। लेकिन ये आरबीसी जो है, इस आरबीसी के अंदर में यानी कोशिका के अंदर में, आरबीसी कोशिका के अंदर में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये जो कोशिका होता है आरबीसी, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके बाद सब कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है। इसके साथ साथ आरबीसी के अंदर में जो कोशिकांग होते हैं, उस कोशिकांग में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम, तो एक केंद्रक कोशिका के अंदर क्या करता है? तो सभी कोशिकांग को नियंत्रण करता है। और लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर कोई भी मरा कोशिकांग तो उसको खा के खत्म कर देगा। चाहे कोई कोशिका मरा तो उसको खा के खत्म कर देगा। एक कोशिकांग है, कोशिका का एक क्या है? अंग है, अंदर रहता है कोशिका के अंदर ही दोनों। ठीक है। तो ये क्या करेगा? लाइसोसोम मार के खत्म कर देगा। लेकिन दुख की बात यह है कि लाइसोसोम आरबीसी के अंदर भी नहीं है। तो आरबीसी के अंदर नहीं है, तो आरबीसी मरेगा तो खा के खत्म कौन करेगा? है ये नहीं ना है यहाँ पर। तो ये तो मरेगा तो ऐसे ही फेंकाल चलेगा, कचरा फैल जाएगा ब्लड में। तब क्या होता है? मरबे नहीं करता इधर, ये जाके कहाँ मरेगा? तो ये स्पेशल जगह जाके मरता है, जहाँ पर इसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन, या इसको बोलते हैं हिंदी में प्लीहा, और इसी को बोलते हैं तिल्ली। स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, वहाँ जा करके आरबीसी मरता है। तो इसीलिए इस स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन कि आरबीसी का कब्रगाह
जहाँ मरेगा वही ना कब्रगाह बोलेंगे। इसके बाद इसके साथ साथ इसको शमशान घाट भी कह सकते हैं, शमशान घाट। तो आरबीसी का शमशान घाट किसे कहा जाता है? हाँ, स्प्लीन प्लीहा को कहा जाता है। बात आएगा समझ में ना। इसको इंग्लिश में ग्रेवयार्ड कहा जाता है, ग्रेवयार्ड। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड या आरबीसी का कब्रगाह या आरबीसी का शमशान घाट किससे कहा जाएगा? स्प्लीन को कहा जाएगा, क्योंकि इसको मरने के लिए, आरबीसी को मरने के लिए कहाँ आना पड़ता है? स्प्लीन के पास। और जस्ट अमाशय के इधर साइड में होता है, यहाँ पर अमाशय होता है ना, यहाँ पर अमाशय होगा, जस्ट इसके बगल में होता है स्प्लीन। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ पर ही मर गया, स्प्लीन मर गया, लेकिन मरने के लिए जब आरबीसी आया, जहाँ जहाँ आरबीसी ज़्यादा जाएगा वहाँ पर ब्लड की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीसी पर तो ही निर्भर कर रहा था। तो आरबीसी मरने के लिए कहाँ पर आ रहा है? स्प्लीन में। तो यहाँ पर ब्लड की संख्या बढ़ जाता है, यहाँ पर ब्लड क्या होता है? जमा रहता है, अधिक संख्या आ जाता है ब्लड। तो इसीलिए स्प्लीन को, प्लीहा को, यहाँ पर प्लीहा को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्लड अधिक जमा हो जाएगा, आरबीसी अधिक आएगा तो आएगा ना, अधिक आरबीसी आया यहाँ पर मरने के लिए, तो आरबीसी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा स्प्लीन में। तो यहाँ पर आरबीसी जमा होने के कारण ब्लड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा जमा। तो इसीलिए स्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? स्प्लीन को। और आरबीसी के कब्रगाह के नाम से किसे जाना जाता है? स्प्लीन को। बात समझ आया ना सबको? आ रहा है ना? चलिए, अब देखिए, अब आरबीसी के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखने वाला है। जैसे पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर जब चढ़िएगा, हाइट पे जाइएगा, तो वहाँ पर आरबीसी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या, यहाँ पर आरबीसी की संख्या 10% वृद्धि हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप सो रहे हैं, नींद मार रहे हैं, आरबीसी की संख्या कहाँ बढ़ता है? पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर। हाँ, पहाड़ पर जाने से। अगर पहाड़ पर आप जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सो रहे हैं, सोने पर अगर आप नींद मार रहे हैं, सो रहे हैं, तो सोने पर 5% आरबीसी क्या हो जाता है? हाँ, कम हो जाता है। आरबीसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सोने पर 5% आरबीसी की कमी और पहाड़ पर चढ़ने पर 10% आरबीसी की क्या हो जाता है? वृद्धि। तो संख्या तो इसको बताया नहीं ना अभी, तो कैसे पता चला कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है? तो आरबीसी की संख्या की बात करें तो कितना होता है आरबीसी की संख्या? तो यानी रेड ब्लड कार्पल्स, इसकी संख्या 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख। 50 लाख पर MMQ होता है। ठीक है, तो 50 लाख इसकी क्या होती है संख्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस सब में सबसे अधिक संख्या किसका? आरबीसी का होता है। तो जब हम लोग पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या सेल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सफेद रुधिर कणिकाएं। सफेद रुधिर कणिकाएं या कोशिका। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड कोशिका, हिंदी में सफेद रुधिर कणिका या सफेद रुधिर कोशिका कहेंगे। ठीक है, इसका टेक्निकल नाम पूछता है, यहाँ सब इसकी चालू हो गया कहानी। तो इसका टेक्निकल नाम पूछेगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और बहुत ही वीवीआई है, बहुत पूछता है किसान यहाँ से। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट, ये भी क्या है? नाम है। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या की बात करें कि इसकी संख्या कितना होता है, तो इसकी संख्या कितना होता है? तो इसकी संख्या 8000 से लेकर के
और 10,000 के बीच में होता है। 8,000 से 10,000 के बीच। और बताइए आरबीसी की संख्या कितना था? 50 लाख। और इसका कितना है? 10,000। 8,000 से 10,000। अब इसकी आकृति अगर पूछ देगा कि आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है अमीबाकार, मतलब इसका कोई फिक्स आकृति नहीं है, हाँ अपने आप कोई चेंज करते रहता है। तो इसकी आकृति कैसी है? अमीबाकार, अमीबाकार। ठीक है। अब अगर इसका रंग पूछ दिया कि कैसा रंग का होता है, कलर कैसा है, तो इस सफेद कलर का होता है, या तो कलरलेस होता है, या तो क्या होता है? कलरलेस, कलरलेस होता है। तो सफेद कलर का होता है। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं WBC का प्रकार। तो ये होता है 5 प्रकार का। पहले इसके प्रकार देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला इसको ऐसे याद रखिएगा, नबेलम्ब, नबेलम्ब, यहाँ तक आ रहा है ना। इसका ट्रिक है, नबेलम्ब याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा। यही 5 प्रकार के होता है हमारा व्हाइट ब्लड कार्पल्स। एन से हो जाएगा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। बी से बोसोफिल, बोसोफिल। ई से यूसिनोफिल, यूसिनोफिल। एल से लिम्फोसाइट, और एम से मोनोसाइट, मोनोसाइट। तो यही 5 प्रकार के क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, यानी WBC होता है 5 प्रकार का। न्यूट्रोफिल एक बार आप लोग यहाँ बोलिएगा, ठीक है? कौन कौन? न्यूट्रोफिल, बोसोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। 3 गो फिल वाला और 2 गो साइट वाला। तो न्यूट्रोफिल, बोसोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये वाला ट्रिक याद रखिएगा तो हो जाएगा। चलिए अब इसकी बात करने वाले यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत मज़ा आएगा। देखिए न्यूट्रोफिल क्या होता है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है। इस 60 से 70% अकेले होता है। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा संख्या ज़्यादा होता है। संख्या इस सब में से 5 में से संख्या ज़्यादा किसका? न्यूट्रोफिल का। और सब में से सबसे बड़ा साइज का कौन होता है? तो मोनोसाइट। इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। सब में सबसे बड़ा साइज का कौन? मोनोसाइट। और सब में सबसे ज्यादा संख्या किसका? न्यूट्रोफिल का। अब देखिए, अब इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर लिम्फोसाइट 2 प्रकार के चीजों से बनता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, यही दोनों लिम्फोसाइट मिलकर के लिम्फोसाइट निर्माण करता है। चलिए अब टी लिम्फोसाइट का काम देखते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या करता है? तो टी लिम्फोसाइट यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का क्या करता है? निर्माण करता है। और एंटीबॉडी का निर्माण कर दिया मतलब जन्म दे दिया कौन? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट जब जन्म दिया है तो इसके बाद जो बी लिम्फोसाइट है इसका ये पोषण देगा। पोषण मतलब पोसेगा, खाना पीना देगा। हाँ, एंटीबॉडी को पोषण कौन देगा? बी लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी का निर्माण कौन किया था? टी लिम्फोसाइट। लेकिन अभी एंटीबॉडी करता क्या है? तो यही एंटीबॉडी है जो शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश करेगा। वायरस वाला प्रवेश कर रहा है, बैक्टीरिया वाला प्रवेश कर रहा है, फंगस, कोई भी चीज आ रहा है, कोई भी रोगाणु प्रवेश करेगा तो तुरंत ही पहचान लेगा। शरीर के अंदर आने वाले रोगाणुओं का पहचान करता है। तुरंत पहचान लेगा कि क्या है हम लोग के लिए हानिकारक है। कौन पहचानेगा? एंटीबॉडी। अगर ये नहीं रहेगा तो रोग को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। इनमें से पहचानता कौन है? एंटीबॉडी।
और एंटीबॉडी का निर्माण कौन किया है? टी लिम्फोसाइट। इसको पोषण कौन दिया है? बी लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिएगा, तो ये जो एंटीबॉडी है तो पहचान कर लिया कि रोगाणु कोई प्रवेश कर रहा है, आ रहा है रोगाणु। अब ये अकेले मार नहीं सकता, अब मारने के लिए किसके पास जाएगा? अधिक संख्या वाले के पास। ई हाँ देखिए, एंटीबॉडी को बीएसएफ कहते हैं। बीएसएफ जानते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एकदम बॉर्डर पर तैनात रहता है। देखिए जैसे आतंकवादी आ रहा है और हमसे नहीं संभल पाया कम संख्या में, तो आर्मी को फोन करेगा, नहीं करता है? तो आर्मी के लिए अब ये देखेगा, पहचान कौन करेगा? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को बीएसएफ भी कहा जाता है, बीएसएफ। और एंटीबॉडी जैसे ही पहचानेगा तो इसकी संख्या तो कम है, लड़ नहीं पाएगा, तो अभी किसके पास जाएगा? तुरंत न्यूट्रोफिल के पास जाएगा। कहाँ पर? न्यूट्रोफिल। इसको आर्मी, चले ये क्या है? आर्मी। तो आर्मी के पास जैसे ही एंटीबॉडी आएगा, ये न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल चाचा चलिए, रोगाणु घुस गया, मजाक थोड़ी आ गया, कबाड़ देगा पूरा जिला। अब न्यूट्रोफिल चाचा आएंगे वहाँ से, कौन है रे? चलता आज दिखाई देते हैं। आएगा पूरा बंदूक लेके और धड़ 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 सबको क्या कर देगा? खत्म। आप लोग के नहीं, किसको? रोगाणुओं को। हाँ, रोगाणु क्या हो गए? मर गए। तो रोगाणुओं को नष्ट कौन करता है? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है? रोगाणुओं को नष्ट करना। हाँ, रोगाणुओं को नष्ट करना। रोगाणु को पहचान करना किसका काम था? एंटीबॉडी। किसका काम है? एंटीबॉडी। और रोगाणु को नष्ट करने का काम न्यूट्रोफिल। अब मर गया है इन लोग, रोगाणु मर गया, नष्ट हो गया, तो अब तो पूरा कचरा न घूमेगा शरीर में, तो इसको खाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इसको भक्षण करने के लिए, खाने के लिए सबसे बड़ा साइज वाला रहता है कौन? मोनोसाइट। अब ये रोगाणुओं को खा के भक्षण कर देगा, खत्म कर देगा। तो रोगाणुओं को भक्षण कौन करता है? रोगाणुओं को भक्षण करता है। रोगाणुओं का भक्षण करना। भक्षण करना मतलब खा के खत्म कर देना। रोगाणुओं का भक्षण कौन करता है? मोनोसाइट। अब देखिए बच रहा है 2 गो, 3 गो के तो हम लोग समझ गए काम। 2 गो देखिए, बोसोफिल क्या करता है? हिपेरिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। हिपेरिन। ये जो हिपेरिन है, यही हिपेरिन शरीर के अंदर में ब्लड को नहीं जमने देता है। और शरीर में देखते हैं ब्लड जब भी कटेगा, जब भी आप लोग काट रहे होंगे घुसा करके, ठीक है, लड़ जा रहे होंगे, तो जब काट रहे होंगे तो ब्लड कैसा निकल रहा होगा? लिक्विड निकल रहा होगा। तो जमल कहाँ नहीं निकलता है? तो शरीर के अंदर जमने से बचाता है यही हिपेरिन। इस शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। शरीर के अंदर ब्लड को क्या हो जाएगा? नहीं जमने देगा, ब्लड को नहीं जमने देता है, नहीं जमने देता है। तो इसका यही काम है बोसोफिल का। बोसोफिल का काम हिपेरिन नामक यौगिक का निर्माण करना, और यही हिपेरिन शरीर के अंदर में ब्लड को नहीं जमने देगा। बात समझ में आ गया? हाँ बोलिए। हाँ नहीं, यौगिक है, एक यौगिक है, मिल करके तत्वों से बना हुआ यौगिक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं यूसिनोफिल का। अब यूसिनोफिल क्या करता है? तो यूसिनोफिल, इसका काम है एलर्जी का नियंत्रण करना। शरीर में जितना भी एलर्जी होगा उस सब को नियंत्रण कौन करेगा? यूसिनोफिल। नियंत्रण करना, तो एलर्जी का नियंत्रण करना यूसिनोफिल। तो यही 5 गो है जो व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सब गौर फरमाइएगा। देखिए, लिम्फोसाइट 2 प्रकार का, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी को पोषण कौन देता है? बी लिम्फोसाइट। अब एंटीबॉडी का काम क्या है? रोगाणुओं का पहचान करना। रोगाणुओं का पहचान करना। अब जैसे ही पहचान करेगा, ये एंटीबॉडी कहाँ भागल जाएगा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल चाचा के पास जाएगा, चाचा जी हैं। और जैसे यहाँ आएंगे, अब न्यूट्रोफिल उठाएंगे बंदूक और किसको मारेंगे? हाँ, रोगाणुओं को नष्ट करना किसका काम है? न्यूट्रोफिल। और रोगाणु जब मर गए तो खाने के लिए कौन आएगा? मोनोसाइट। ये खाली खाने के लिए बनबे किया है, ये खाली खाता है ना। रोगाणु क्या करता है? भक्षण। तो रोगाणु का भक्षण करने का काम किसका है? मोनोसाइट। तो 3 गो समझ गए। 2 गो यहाँ पर देखिए, बोसोफिल और यूसिनोफिल। बोसोफिल का काम क्या है? हिपेरिन नामक यौगिक का निर्माण करना। और यही हिपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर,
हाँ, शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। यूसिनोफिल का क्या काम है? एलर्जी को नियंत्रण करना। तो चलिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी को। थैंक यू।